कहानी की शुरुआत में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां एक आर्मर्ड ट्रक बैंक की तरफ जा रहा होता है जिसमें आगे 2 गार्ड्स और पीछे 2 गार्ड्स बैठे होते हैं। अचानक ट्रक एक कॉफी शॉप के बाहर आकर रुक जाता है। तभी एक कार आकर ट्रक के बिल्कुल पास रुकती है और पीछे से एक एसयूवी भी आ जाती है। गार्ड्स को कुछ समझ आ पाता उससे पहले ही 2 नकाबपोश लोग बाहर निकलते हैं और बंदूक तान देते हैं। गार्ड्स फ्रीज हो जाते हैं, लेकिन ट्रक के अंदर बैठा एक गार्ड घबरा जाता है और पैनिक बटन दबा देता है। बैकअप के लिए कॉल चला जाता है। एक रॉबर ये समझ जाता है और ड्राइवर को धमकाता है, बाहर निकलो वरना मैं तुम पर फायर कर दूंगा। ड्राइवर मना कर देता है, इसलिए रॉबर्स विंडशील्ड में होल करते हैं। ट्रक को अपनी एसयूवी से बांधते हैं और उसे ऐसे फाड़ देते हैं जैसे टिन के डिब्बे का ढक्कन खोला जा रहा हो। ड्राइवर भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन गोली लगते ही वहीं ढेर हो जाता है। उसी वक्त दूर से सायरन की आवाज आने लगती है। बारिश में भीगती हुई सड़कों पर पुलिस पूरी रफ्तार से आ रही होती है। अब इन चोरों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी होती है। इधर चोरों का एक मार्क नाम का दोस्त शांत दिमाग से पुलिस मूवमेंट पर नजर रख रहा होता है। पुलिस के पास बस 30 सेकंड्स बचे होते हैं। रॉबर्स ट्रक के पीछे एक्सप्लोसिव्स लगाते हैं और जोरदार धमाके के साथ ट्रक पूरी तरह खुल जाता है और आखिरी गार्ड भी मारा जाता है। एक चोर सबूत मिटाने के लिए अपनी एसयूवी के आगे बम रख देता है। सायरन और तेज होती जा रही होती है। फाइट के लिए सब चोर रेडी हो जाते हैं। पुलिस वालों के पहुंचते ही गन फाइट स्टार्ट हो जाती है। एक एक करके पुलिस वालों के 4 लोग मारे जाते हैं। ये चोर कोई आम लोग नहीं थे, ये हाईली ट्रेंड थे, साफ साफ एक्स मिलिट्री लग रहे थे। हालांकि एक घमंडी चोर को लगता है कि अब सब उसके कंट्रोल में है। तब गैंग एक खाली आर्मर्ड ट्रक लेकर वहां से फरार हो जाती है। गैंग का लीडर सबसे नाराज होता है क्योंकि प्लान साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन उसके एक आदमी ने बगावत करके एक गार्ड को मार दिया। वे आर्मर्ड ट्रक को एक वेयर हाउस में छोड़ देते हैं। यहीं पर हमारी मुलाकात मारमैन की पूरी टीम से होती है। इस गैंग के लीडर का नाम रे मारमैन है, जो कि इस पूरी प्लानिंग का मास्टरमाइंड है, और यह है बॉस्को, जो कानून के किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करता। इसने ही आज गोली चलाई थी। और इनका तीसरा साथी है डॉनी, जो बहुत फास्ट और चालाक ड्राइवर है, और यह है लीवाई, जो कि मारमैन का राइट हैंड है। मारमैन बॉस्को से सख्ती से पूछताछ करता है। उसे शक होता है कि बॉस्को सच में क्लीन है या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रही है। रे को सिर्फ पीछे छूटी लाशों की चिंता नहीं है, उसे डर है कि अब आगे क्या होगा। अब वो ऑफिशियली कॉक किलर्स बन चुके हैं और यह लाइन क्रॉस करने के बाद सब कुछ बदल जाता है। अब सीन कट होता है और हमें डिटेक्टिव बिग निक को दिखाया जाता है। निक क्राइम सीन पर ऐसे स्वैगर के साथ आता है जैसे वो जगह उसी की हो। वो काफी टाइम से मारमैन और उसके गैंग के पीछे पड़ा हुआ है और आज की यह मैस उसकी आग में घी डाल देती है। उसके साथ मर्फी, टोनी और बोराको होते हैं। ये सब निक के लॉयल है, लेकिन साफ दिखता है कि वो उसकी ड्रिंकिंग हैबिट से परेशान है। निक किसी की नहीं सुनता। वह क्राइम सीन से एक डोनट उठाता है, लेकिन खाता नहीं, बस बोलता है, मैं सब संभाल रहा हूँ। क्राइम सीन देखते ही निक का दिमाग घूमने लगता है। वह कहता है, आखिर खाली आर्मर ड्रग क्यों चुराया गया? इसके पीछे कोई खतरनाक साजिश है। इधर बॉस को पास ही छुपकर सबकी फोटो ले रहा होता है। जैसे ही मामला गर्माता है, FBI एंट्री लेती है और टेंशन और बढ़ जाती है। FBI एजेंट लोबिन बॉब साफ तौर पर निक को पसंद नहीं करता और ये फीलिंग दोनों तरफ से सेम है। बॉब निक की एक्सपेंसिव जैकेट पर तंज कसता है। निक ऐसे टाल देता है जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन साफ है इन दोनों की टक्कर आगे है। बॉस को ये सारी जानकारी मारमैन को दे देता है। अब मारमैन जान चुका है उसका दुश्मन कोई छोटा मोटा ऑफिसर नहीं बल्कि बिग निक है, और अब यह मामला पर्सनल हो चुका है। शेरिफ डिपार्टमेंट में निक और उसकी टीम रॉबरी पर डिस्कशन करते हैं। टोनी कहता है, ये मारमैन का काम है। निक सिर हिलाता है, लेकिन उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसे एक नाम याद आता है, डोनी, जो कि एक बार टेंडर है और वह शायद बहुत कुछ जानता है। अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डोनी क्राउड संभाल रहा होता है। उसके पास एक सिक्योरिटी कार्ड होता है जो फेडरल रिजर्व के एक एम्प्लॉय का छूटा हुआ है। ये डिटेल आगे चलकर बहुत काम आने वाली। वो मैक से बात करता है। मैक डोनी की शार्प मेमोरी की तारीफ करता है। डोनी मुस्कुराकर बोलता है, मैं हमेशा अपने सराउंडिंग्स पर कंट्रोल रखा हूँ, लेकिन उसे नहीं पता कि यह कंट्रोल अब फिसलने वाला है। तभी निक बार में एंट्री लेता है। वह एकदम काम बनने का नाटक करता है। डॉनी से कैजुअल बातें करता है। ड्रिंक्स के बाद लोग जो अजीब कहानियां सुनाते हैं उन पर कमेंट करता है। लेकिन जैसे ही डोनी बार से बाहर निकलता है, निक अचानक हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। अगली सुबह डोनी अजीब हालत में उठता है। उसको तेज सिर दर्द हो रहा होता है और वह बड़बड़ाता है। वह लड़खड़ाते हुए बाहर आता है और देखता है निक और उसकी टीम शराब के नशे में लड़कियों के साथ पार्टी कर रहे हैं। ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वेकेशन पर हो। डोनी कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, मेरी पैंट्स गीली क्यों हैं? पूरी टीम जोर से हंस पड़ती है। डोनी ने पेशाब कर दिया था जब निक उसे मारन के साथ अपनी एक फोटो दिखाता है। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। निक की इंटेरोगेशन तेज हो जाती है। डोनी पहले झूठ बोलता है, लेकिन निक के दबाव में धीरे धीरे टूटने लगता है। आखिरकार डोनी मान लेता है। वह सिर्फ एक गेट अवे ड्राइवर है जिसे उसकी स्किल्स की वजह से हायर किया गया था। डोनी कुछ महीने पीछे की कहानी याद करता है। वह बताता है कि कैसे मार्कस और बॉस्को ने सबसे
पहले उससे कांटेक्ट किया। उन्होंने उसे एक जॉब ऑफर दी और फिर उसे रे मारमैन से मिलवाया। शुरू में मारन कन्विंस्ड नहीं था, लेकिन एक खतरनाक टेस्ट ड्राइव के बाद सब साफ हो गया। टोनी इस काम के लिए ही बना है। उसकी ड्राइविंग स्किल्स पर कोई सवाल नहीं था, इसलिए मार्न उसे टीम में शामिल कर लिया। डोनी का गैंग के साथ पहला जॉब एकदम क्लीन ऑपरेशन था। उन्होंने कैश बंडल्स को पानी में फेंक कर चेक किया। वह देख रहे थे कि कहीं ढाई बम तो नहीं लगा। कुछ बंडल्स पर निशान निकले, लेकिन बाकी पूरी तरह क्लीन थे। और तब माइक्रोवेव में पैसे सुखाने के बाद मार्कस ने मारमैन से कहा, अब बहुत हो गया, रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन मारमैन कभी छोटे सपने देखने वाला नहीं था। तभी वह एक बड़ा प्लान रिवील करता है। क्लीन बिल्स में पूरे 30 मिलियन की प्लानिंग निक पूछता है, ये कैश कहाँ गया? लेकिन डोनी चुप रहता है। वो कहता है, ये मेरे पे ग्रेड से ऊपर है। अब डोनी से और कुछ निकलने वाला नहीं था। निक उसे छोड़ते हुए बस इतना कहता है, तुम्हें जो भी जानकारी मिलती है तुरंत मुझे बता देना। अब हमें निक के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ निक फ्रिज के पास खड़ा होता है। तभी उसकी पत्नी डेबी चुपके से आती है। उसके हाथ में फोन होता है। वो पूछती है, तुम कॉल्स डिलीट कर रहे थे क्या? निक बोलता है, मैं कल रात ड्यूटी पर था। तभी डेबी उसे सच्चाई बताती है, तुमसे स्ट्रिपर जैसी स्मेल आ रही है। फिर वो अपना फोन दिखाती है, वो मैसेज जो निक ने गलती से उसे भेज दिया था। असल में वो उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड के लिए था। डेबी बच्चों का सामान बैग में डालती है। वह जाने की तैयारी कर लेती है। निक उसे रोकने की कोशिश करता है, सब ठीक करने के लिए गिड़गिड़ाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आखिरी कोशिश में निक उसे कार में बैठने से रोकता है। थोड़ी धक्का मुक्की होती है, लेकिन निक पलटकर हाथ नहीं उठाता। डेबी अपना गुस्सा कुछ थप्पड़ों में निकालती है, फिर कार में बैठती है और चली जाती है। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं कि निक और उसकी टीम को आखिरकार एक डायरेक्शन मिलती है। वो मार्कस पर फोकस करते हैं, जो कैश ट्रक रॉबरी में मारा गया गैंग मेंबर था। उसे मारमैन से लिंक किया जाता है। मारमैन का गैंग कोई आम लोग नहीं है, ये इलट मर्सनरीज हैं, हाईली ट्रेंड, एक्सपीरियंस्ड और कॉम्बैट में माहिर लोग हैं। निक अपनी टीम को उनके पुराने जॉब्स के बारे में बताता है। वह पैटर्न्स जोड़ता है जो उन्हें आखिरकार गैंग तक पहुंचा सकते हैं। मीटिंग खत्म करते हुए निक साफ बोलता है, मारमैन को पकड़ना मतलब हमारे सारे पेंडिंग केसेस सॉल्व होना। उधर डॉनी को मारमैन और बॉस को अपने साथ ले जाते हैं। मारमैन उसे अपना नेक्स्ट टारगेट दिखाता है। बाद में एक सुनसान पार्किंग लॉट में पूरा गैंग जमा होता है। वह अपनी सबसे बड़ी प्लानिंग डिस्कस करते हैं। प्लान सिंपल, लेकिन खतरा बहुत ज्यादा है। फ्राइडे के दिन फेडरल रिजर्व लूट करना। इन सब का टारगेट 30 मिलियन के अनमार्क्ड बिल्स है, जो वैसे भी डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। मारमैन समझाता है, अगर तुम बिल्डिंग को जरा भी देर तक देखते रहोगे तो सिक्योरिटी तुम्हें नोटिस कर लेगी। एक बार फेस याद आ गया तो सीक्रेट सर्विस तुम्हें ढूंढ निकालेगी। मारमैन समझाता है कि वहां ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो आपके फोन के फेस आईडी से भी ज्यादा इंट्रूसिव हैं। और मान लो